हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करें। देखो, आज का जो वीडियो होगा क्लास 10 के लिए होगा। इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग एसएसटी का, जो सोशल साइंस का जो है उसका देखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20+ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या देखेंगे। एसएसटी का देखने वाले इस वीडियो में क्लास 10 का जो 20 से प्लस है ना, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। जो सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जो सबसे अधिक दीर्घ उत्तर प्रश्न है होता है उसका देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कौन सा रहेगा? बड़ा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो इसका जो मिलता है 5 नंबर ना 4 नंबर मिलता है, उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखो, एग्जाम का जो होने वाला है 12 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। 12 फरवरी का किसका एग्जाम होने वाला है? सोशल साइंस का सबसे फर्स्ट में 6 तारीख को है। एसएसटी क्या बोलते हैं, IT का है, कंप्यूटर वाला के लिए। तो उसका 12 तारीख को जो होगा सबसे मेन सब्जेक्ट है फरवरी में, जो क्या होगा एसएसटी का होने वाला है। तो हो चुका है आकाश रंग का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। तो चलो क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अभी जितना भी अपलोड करेंगे सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। यानी जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था कब हुआ था, उसको संक्षेप में हमको क्या करना है, संक्षेप में प्रक्रिया को बताना है, किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था, उसको हम लोग संक्षेप में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। टेंशन, एक मिनट यहाँ पर क्लियर हो गया। तो जितना सारा क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जो आप खोज के लिखे हुए हैं, ढूंढ के लिखे हुए हैं। जितना सारा ऑब्जेक्टिव का भी अपलोड कर देंगे, देखते अपलोड ऑब्जेक्टिव वाला भी अपलोड कर दिए एक वीडियो, उसको देख लीजिएगा, है ना। जितना आज से वीडियो डालने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट 12 फरवरी के लिए। अच्छा से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त। पता चलता है वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझना। तो इसके आंसर लिखना है, उत्तर क्या लिखना है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया लिख के डैश देना है। उसका लिखना है क नंबर में, क्या लिखना है, क्या हुआ था उसमें, राष्ट्रवाद। क्या होता है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय। देखो, राष्ट्रीय भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मनी में लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। क्या थी? काफ़ी व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कब हुआ था? 1848 में, है ना। चलो आगे कौन नंबर पॉइंट लिखना है। देखो, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, क्या क्या होता है। तो एक बार पूरा कहानी से लिख दीजिए, क्या होगा उसमें नंबर ज़्यादा नहीं देगा। जितना आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखो, आप लोग आंसर जानते हैं, लेकिन क्या होगा, जिसको यदि लिखेंगे सजा के पॉइंट बाय पॉइंट, उसमें क्या होगा, ज़्यादा नंबर मिलता है, उसमें कटने का चांस नहीं। यदि आप लिख दिए कहानी जैसा लिख रहे हैं पूरा, इससे नंबर कम मिलता है। इससे आप पॉइंट क पॉइंट हो गया। अब ख नंबर लिखना है कि लेकिन राष्ट्रवाद निर्माण की क्या बोलते हैं, यह लेकिन राष्ट्रवाद निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। क्या कि उसे जो लेकिन राष्ट्रवाद में जो निर्माण की यह जो उदारवादी पहल को राजशाही जो थी और फौज की ताकत ने क्या किया, उसको दबा दी थी, है ना। उनका प्रशासक के बड़े स्वामियों ने भी समर्थन किया, है ना। चलो, आप आगे पॉइंट लिखना है ग नंबर में। इसको अच्छा से देखो, कभी भी सब्जेक्टिव को रटना नहीं है, खाली से समझने का प्रयास करना है। जितना आप लोग समझेगा उतना आपको नवा लिखने में सुविधा होगी। याद कीजिएगा तो क्या होगा, बीच में कट सकता है। इसमें आप भूल गए तो फिर आपका सारा क्वेश्चन भूल जाएंगे, है ना। क्या बोले, तत्पश्चात क्या हुआ, तत्पश्चात प्रशासक के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रशासक के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो उसके बाद जो हुआ, प्रशासक के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रशासक के प्रमुख मंत्री कौन थे, बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। घर नंबर पर लिखना है, ऑटो वन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रशासक की सेना और नौकरशाही की मदद ली। क्या थी, नौकर की मदद भी ली थी, है ना। फिर अंग में क्या लिखना है, अंग पॉइंट में आप लोग यहाँ पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों, है ना, 3 युद्ध के बाद प्रशासक की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, है ना। तो याद रखना, देखो याद रखना, यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इटली का एकीकरण कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। तो यहाँ पर देखना 4 नंबर में, जनवरी 1871 में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशासक के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। याद रखना, जर्मनी का एकीकरण हुआ था जनवरी में, कब, जनवरी में 1871 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण। यदि पूछेगा इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो याद रखना 1801 कदम इसके पीछे जाना। 1870 में क्या हुआ था, इटली का एकीकरण हुआ था, और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। मेरा ये आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको 2 कर लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को लिखे हैं यहाँ पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी किए लिखे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में कुछ लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट, है ना। तो इसका आंसर लिखिए, पहला पॉइंट लिखना है
क्या बोलेंगे रोल एक्ट, क्या बोलेंगे रोल एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। क्या हो चुके थे। फिर बोल रहा है अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। क्या लागू किया दिया? अमृतसर में क्या गया था? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कब? देखो आपको 13 अप्रैल 1919 को, है ना, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन। कौन सा पर्व था? बैसाखी के पर्व के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया गया था, है ना। ये पूछेगा आप लोग को कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था? बैसाखी मेला में, है ना, बैसाखी मेला में। फिर बोला गया कहाँ पर पढ़े थे? यहाँ पर आयोजित किया गया था। फिर अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया। क्या दिया? घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? सरकारी के दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हो गए थे, जमा हो गए थे। अब ख पॉइंट लिखना है कि तब जनरल डायर ने क्या किया? तब जनरल डायर ने बाग को चारों ओर से घेर लिया। जो वहाँ पर जमीन था उसके चारों ग्राउंड को घेर लिया। क्या कर लिया? घेर कर सैनिकों को गोलियों चलाने का आदेश दे दिया। जो सैनिक था उसको सारा क्या था? सबको सैनिक ने क्या गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो सारा व्यक्ति से इधर तो भागने लगा। इसमें सैकड़ों लोग की मौत हो गई। यहाँ पर इसमें क्या हुआ? बहुत सारे सैकड़ों लोग का मौत हो गया गोली से, है ना, चलाने से। गोली चलाने लगा। फिर इसमें ग नंबर में इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग का स्थापित की और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित किया। क्या सम्मानित किया गया? इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए। क्या हो गए? असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। चलो आगे देखते हैं। घर नंबर पॉइंट लिखना है कि जालियांवाला बाग। क्या लिखना है? जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक घटना थी। जो हत्याकांड जो था बहुत दर्दनाक घटना था। बहुत प्रशा को बहुत सारा दर्द दिया था। पूरा गोलियों का बरसात हो रहा था। पानी जैसे होता है ना, वैसे पूरा गोलियों का बरसात चारों तरफ से। फिर इससे पूरे भारत में रोष की लहर फूट गई थी। क्या? रोष की लहर फूट गई थी। जालियांवाला बाग का हत्याकांड का टिप्पणी था, जिसको आप लिख दीजिए। जितने आप लोग हिसाब से लिखना है। यहाँ पर देखो ये नहीं बोले कि ये आंसर छाप देना वहाँ पर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग को समझ के ऐसा ही आप लोग को इख्तियार करना है अपने से, जिस लिखने में सुविधा हो। आप लोग जैसा अच्छा लिख सकते हैं तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा अच्छा खासा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यह इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव लेकर डैश देना है। उसके बाद लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। क्या लिखेंगे? क नंबर में कि महामंदी के कारण भारत के कृषिगत पदार्थों के आयात, है ना, आयात निर्यात में अत्यधिक कमी आ गई थी। क्या होता है? बहुत सारी कमी आ गई थी, जो 1928 से 1934 के बीच घटकर लगभग आधे हो गए थे। क्या आधे हो गए, आधे रह गए, है ना। फिर खबर लिखना है जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आई तो भारत में भी वस्तुओं के दामों में कमी आ गई, है ना। इस दौरान भारत में गेहूं की कीमत कितना हो गया? 50% तक की कमी हो गई थी, है ना। गेहूं की कीमत 50% तक की कमी हो गया था। फिर लिखना है ग नंबर में कि इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले, देखो बंगाल में जो पटसन पैदा करते थे, पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्यों में 60% गिरावट है। तो गेहूं में कितना आ गया था? 50% आ गया। इसमें क्या आ गया? पटसन में 60% गिरावट आ गई थी, है ना, आ गई, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए। क्या? सारा बर्बाद हो गया और वे कर्ज के बोझ तले दब गए, है ना। उसमें कर्ज जितना हो गया उस तरह कर्ज जैसा हो गया। चलो अब घर में पॉइंट लिखना है कि छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से ना बच सके। इसकी देखो जितना सारे छोटे छोटे किसान थे इस बर्बादी से नहीं बच सके, है ना बच सके। उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ सरकार द्वारा लगान में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही थी, किसी प्रकार छूट नहीं दे रहा था, है ना। चलो लास्ट पॉइंट लिखना है अंगा नंबर में। लास्ट पॉइंट लिखे, एक मिनट। लास्ट पॉइंट में क्या लिखना है अंगा नंबर में कि 1930 में शुरू होने वाली सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक महामंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन चुके थे। याद रखना, है ना, ग्रामीण क्षेत्र का अशांति का क्षेत्र बन चुका था, ऐसा हो ही गया था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या। देखो महामंदी के क्या कारण थे उसका व्याख्या करना है ना। इसका
एक मिनट, चलो मोबाइल भी है ना, चलो बैक में हो जाता है, क्लिक हो जाता है। चलो देखें, देखो यहाँ पर तो महामंदी की क्या लिखना है, महामंदी के कारण को स्पष्ट करना है ना। चलो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा कि 1929 में वह आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। कब, जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महामंदी की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना 1929 में महामंदी की शुरुआत हुई थी, है ना। फिर आगे बोलते हैं, इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका कारण लिखना है पहला पॉइंट में, क्या लिखना है पहला पॉइंट में कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था, है ना। फिर लिखना है कि 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ना रहा, है ना, उसका खरीदने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं था। फिर लिखना है दूसरा पॉइंट में पॉइंट लिखना है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें जो थी गिरने लगी थी। क्या गिरने लगी, है ना। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए आर्थिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतों और गिरने लगी, इससे और क्या गिरने लगा। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। क्या हो गया, जितना सा था उस बीच में सड़ने लगा, रखने से सड़ने लगा, है ना। फिर अगला पॉइंट लिखना है 3 नंबर में कि संकट से पूर्व बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया। क्या लिया था, अमेरिका से कर्ज लिया था, ना, जो घटकर केवल चौथाई रह गया था। घटकर क्या, चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया, है ना। फिर अगला पॉइंट लिखना है कि यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। फिर अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयोजित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। क्या 2 गुना शुल्क वसूल करने लगे थे। अब 5 पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट लिख देना है कि अमेरिका के शेयर बाजार, अमेरिका के कहाँ पर, शेयर बाजार, कौन सा बाजार, शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, निवाला लिख देना है, पर निवाला निकल गया, है ना, निवाला निकल गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। 100 उदाहरण स्पष्ट किए, उदाहरण के साथ हमको स्पष्ट करना है प्रथम विश्व युद्ध को। तो इसका आंसर लिखना है क नंबर में कि विश्व युद्ध लिख के डैश देना है। उसका लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध अपने पूर्ववर्ती युद्ध से पूर्णता में भिन्न था। क्या था, प्रथम पूर्ववर्ती युद्ध से क्या था, पूर्णता भिन्न था, अलग था। इस लड़ाई में विश्व के अग्रणी औद्योगिक देश परस्पर जूझ रहे थे और शत्रुओं को तबाह करने के लिए उनके पास असीम आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी, है ना, याद रखना। फिर दूसरा ख नंबर पॉइंट लिखना है कि आधुनिक औद्योगिक युद्ध लिख के डैश देना। उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है, यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। यह क्या था, सबसे पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इसमें मशीन गनों, टैंकों, विमानों और रासायनिक अस्त्रों, जो अस्त्र था ना उसका व्यापक मात्रा में उपयोग हुआ। यह देखो, जितना सा तलवार हिलोसा, जितना सा बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होने लगा था। यह सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। किसकी थी, ये किसका देन था, आधुनिक विशाल उद्योग का देन था, जितना सामान था, ना। अब ग में लिखना है कि कामकाजी बल में कमी। क्या कमी हुआ था, लिखना है इस महाविनाश से यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। क्या हो गई, बहुत कम हो गई थी। फिर बोला परिवार के सदस्य कम हो जाने से परिवार के पालन पोषण का सहारा बोझ महिलाओं के कंधे पर आ गया था। किसके पर, महिलाओं के कंधे पर आ गया था। क्वेश्चन फिर लिखना है घ नंबर में कि नई सामाजिक व्यवस्था के ढेर देना। उसके बाद लिखना है कि युद्ध समस्त समाज तथा अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए उत्तरदायी था। किसके लिए, पुनर्गठन उत्तरदायी था। युद्ध काल में उद्योगों को युद्ध संबंधी वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनर्गठित किया गया। क्या होगा, पुनर्गठित किया गया। फिर लिखना है उपभोक्ता वस्तुओं में कमी हो गई, पुरुष मोर्चे पर जाने लगे और महिलाओं को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलो आगे करते हैं, घर में पॉइंट
अंगन में लिखना है कि अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय, क्या हुआ था उदय, तो लिखना है, लिखना है कि युद्धोपरांत अमेरिका विश्व की महाबंदी बन गया, है ना। इसको इस तरह से लिख देना है, सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलेगा, 19वीं सदी में भारत में सुधारकों पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ था, इसका लिखना है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क नंबर में कि समाज सुधारों ने सामाजिक और धार्मिक कुर्तियों को मुद्रण के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया था, है ना। चलो ख नंबर लिखना है कि सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को समाप्त करने हेतु लेख लिखे, है ना, लेख लिखे, है ना। क्या फिर ग नंबर लिखना है कि सुधारक ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा, किसके बारे में लिखा, जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा। फिर लिखना घ नंबर लिखना कि भीमराव अंबेडकर ईवी, है ना, ईवी रामास्वामी ने जाति प्रथा पर जोरदार ढंग से लिखा, जिसे पूरे भारत में पढ़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको याद कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। क्या करना है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करना है। चलो पढ़ते हैं इसका कि भारत जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण देश है। क्या है, देखो भारत जो है ना जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण देश है, पर समय के साथ विकास के कारण विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों में जैव विविधता का प्रभावित किया है। यह कारक निम्नलिखित है, यह कारक निम्न है। पहला पॉइंट लिखना है फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी है, जिससे पेड़ कटे गए हैं, कटेगा। दूसरा पॉइंट लिखना है कि जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाना। फिर लिखना तीसरा पॉइंट लिखना है कृषि हेतु जंगलों को साफ किया गया। फिर चौथा पॉइंट लिखना है जनजातियों द्वारा खासकर पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि में नष्ट हुए हैं। फिर लिखना है नेक्स्ट पॉइंट लिखना है जंगलों में लगने वाले आग दावानल के कारण जंगल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। फिर लिखना है छठा वन में बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे नदियों पर बांध, रेल मार्ग, सड़क मार्ग आदि के निर्माण के कारण वन क्षेत्र नष्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिखना है पशुओं की खाल, मांस और हड्डियों के लिए शिकार से कई जीव या तो लुप्त हो चुके हैं या संकटग्रस्त में है ना। जिनको किसके लिए ऐसा कर रहा है, पशुओं के खाल के लिए या तो मांस के लिए या तो फिर हड्डियों के लिए सब शिकार करता है जंतुओं का। इससे क्या होगा, जंतु नष्ट हो रहा है, लुप्त हो रहा है, प्लस संकटग्रस्त हो रहा है, उसको बीमार धीरे धीरे खत्म लुप्त होने वाला है ना। 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 में जो पॉइंट दिया हुआ है कि खनन, वानिकी, पर्यावरण प्रदूषण जैसे कारकों से जैव विविधता प्रभावित हुए हैं। इस तरह से आंसर लिख देना पॉइंट अपन 1060 आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर ये जो दिख रहा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम पूछ सकता है कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको अच्छा से याद लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखो भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारकों से मृदा की उर्वरता शक्ति में लगातार होने वाले कमी को क्या बोलते हैं, भूमि क्षरण बोलते हैं या तो भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है। अब देखो इसका लिखना है भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण क्या क्या होता है। पहला पॉइंट वनोन्मूलन, है ना। क्या होता है वनोन्मूलन से क्या कारण होता है, डैश लिखकर लिखना है कि आधुनिक विश्व में वनों का प्रतिशत में कमी होती जा रही है। कृषि के कारण क्या हो रहा है एवं शहरीकरण के कारण वनों की मात्रा में कमी होती जा रही है। फिर वनों के नहीं होने से भूमि का निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। यदि वन नहीं तो मिट्टी तो सब बह के चला जाएगा ना, इसलिए भूमि निम्नीकरण जिसका देखो भूमि जो है भूमि जो निम्नीकरण होता है, जो भूमि वहाँ से हट के दूसरा से चला जाता है उसी को बोलते भूमि निम्नीकरण। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है अति पशुचारण। देखो बहुत सारा यदि पशुचारण कर देंगे, घास उसको खिला देंगे तो मिट्टी तो सब बह के चला जाएगा ना। फिर बोल रहा है कि भूमि पर अत्यधिक पशुचारण के कारण क्या होता है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। फिर लिखना है तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है कि खनन से क्या कारण होता है। देखो खनन से अत्यधिक खनन के कारण क्या होता है, जैसे कोयला खनन, बॉक्साइट इत्यादि खनिजों के खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनिजों के खनन से मिट्टी की मात्रा में कमी होती जा रही है। हो रहा है कि नहीं सर, एकदम हो रहा है। चौथा पॉइंट लिखना है कि अधिक सिंचाई करने से क्या होगा, अधिक सिंचाई से क्या हो रहा है ना, अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी का ऊपरी सतह जल के साथ बहकर चला जाता है, वही तो है भूमि निम्नीकरण। 5 नंबर लिखना है लास्ट पॉइंट कि औद्योगिक जल
निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ और उद्योगों से जो जल बाहर निकलता है उसका बहाव मिट्टी पर ही होता है और मिट्टी उसके साथ बह जाती है। क्या उसके साथ क्या होता है, मिट्टी जो है उसके साथ बह के चला जाता है, या मिट्टी में प्रदूषण कारक सम्मिलित हो जाते हैं जिससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है। बस यही लिखना है। फिर इसे लिख देना कि उपयुक्त कारणों के कारण, जो वहाँ पर लिखे हम लोग कारण उसको लिख देना उसके बारे में कि उपयुक्त कारणों के द्वारा मिट्टी का निम्नीकरण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन कारकों को कम करने पर हमें भूमि निम्नीकरण कम हो सकता है। बस लिख देना है, ऐसे हो जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। 10 दिन तुम लगातार ध्यान से पढ़ो मेरे दोस्त, तुम एग्जाम को फोड़ के आओ। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करना, होने वाले लाभ को लिखना है और हानि दोनों लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभ क्या होता है, इसको लिखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखना है, इस प्रकार की योजनाएं बाढ़ जैसी भयानक खतरे को रोकने में सहायक करता है, यदि इसका हम लोग उपयोग करेंगे तो। फिर लिखना है दूसरा पॉइंट, इनसे जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, इन बांधों ने मूक और अकाल से लोगों को बचाता है, जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे। अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवन दान दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना। चौथा पॉइंट लिख देना है कि इसका जल घरेलू कामकाज तथा उद्योग के लिए उपयोग भी हमें आता है कि नहीं, एकदम आता है सर। 5 नंबर लिखना है कि साधारणतः क्या लिखें, साधारण जो होता है, साधारण इन योजनाओं के समीप क्षेत्रों में, देखो ये जब ये योजना होता है इसके समीप वाला गांव में है ना, समीप क्षेत्रों में लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, वहाँ पर नहाने के लिए भी जा सकते हैं, कुछ भी करने जा सकते हैं। 7 नंबर क्या बोले, यह योजना तथा मछली पालन और नौकायन के लिए उपयोग में आती है। ये सब क्या हुआ, लाभ हुआ। इसका हानि क्या हो सकता है, देखो बहुउद्देश्य परियोजना के लिए हानि जो होगा उसको लिखना है ना, हानि क्या क्या होता है। पहला पॉइंट, यह कहा जाता है कि बांध बहुत सा आसपास का इलाका अपने जलाशयों और विभिन्न निर्माणों कार्यों द्वारा घेर लेते हैं और इन्हें सदा के लिए बेकार बना देते हैं कि नहीं, एकदम बना देते हैं सर। दूसरा पॉइंट लिखना है कि जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे होते हैं उन्हें भी बेघर होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान और निवास स्थान को छोड़ना ही नहीं चाहता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि नदी पर बांध बनाने से नदी पर जो बांध बनाने से क्या होता है, नदी पर बांध बनाने से नदी के जल का प्रवाह बाधित होता है। चौथा पॉइंट लिखना है कि बाढ़ से नदी की शाखाएं बढ़ जाती है, जो जल में रहने वाले वनस्पति और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जितना सारा नदी में जो जल, जितना सारा मछली उन लोग रहता है जल में रहने वाले कुछ भी वनस्पति सब, उससे क्या होता है, हो जाता है। अभी को देखो 5वां नंबर पॉइंट लिखना है कि बाढ़ निर्मित मैदान में बने जल भंडारों से वनस्पति डूब जाती है। क्या वनस्पति डूब जाती है तथा मृदा क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलो लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट जो है, इन परियोजनाओं के कारण लोगों का कहना है कि क्या कहना है कि भूकंप आने, विदेशी आक्रमण या किसी आतंकवादी की शरारत से कभी यह बांध टूट जाएगा। क्या होता है, कभी भी टूट सकता है ना, ये टूट गया तो फिर अगल गाँव तो पूरा तबाह हो जाएगा ना। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, चलो यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कर लीजिएगा जितना क्वेश्चन है कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करें, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना है मेरे दोस्त। चलो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखना है कि भारत में मुख्यतः 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसे कौन कौन, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, है ना। रबी फसल मतलब कब उगाया जाता है मेरे दोस्त, रबी फसल को उगाया जाता है शीत ऋतु में, खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में और जायद फसल को कब, गर्मी के दिनों में, है ना, यानी ग्रीष्म ऋतु में। परंतु मुख्यतः 2 फसलों को ही मुख्य माना जाता है, कौन कौन, रबी और खरीफ फसल को मुख्य माना जाता है। अब देखो यहाँ पर लिखना रबी फसल, हमको बोला है रबी फसल के बारे में और खरीफ फसल के बारे में, तो दोनों का अंतर लिखना है। तो लिखना रबी फसल के रबी फसल के डैश दीजिएगा, उसका पॉइंट लिख देना है कि यह फसल को अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है कि यह फसल शीतकाल में मौसम में शुरू होता है और ग्रीष्म काल के आगमन तक रहता है। फिर लिखना है तीसरा पॉइंट में क्या लिख देना है कि क्या लिखना, रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, चावल, जौ, चना, चावल, है ना, चावल नहीं होगा यहाँ पर, एक मिनट
कौन फसल है बता पहले, यहाँ पर रबी फसल है कि नहीं, रबी फसल है। देखो ये क्या होगा, इसके रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ आता है, जौ आता है, चना आता है, तिलहन, फिर असली, कोरिया, सरसों इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। लेकिन चावल को काट लीजिएगा, चावल जो है ये वर्षा ऋतु में उगाया जाता है ना, याद रखिएगा। ये क्या फसल है, खरीफ फसल चावल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो पहला पॉइंट में क्या होगा, खरीफ फसल का ना, इस फसल को जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिए जाते हैं। फिर लिखना है दूसरा पॉइंट में, फसल मौसमी मानसून के आगमन अर्थात वर्षा ऋतु के शुरू होता है तथा शीत ऋतु के आरंभ तक रहता है। फिर लिखना तीसरा पॉइंट लिखना है, इस मौसम में उत्पन्न होने वाली प्रमुख कृषि फसलें, जैसे चावल हो जाएगा, चावल इसमें लिखना है खरीफ फसल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द, जिसको उड़द दाल बोलते हैं ना, इसलिए इत्यादि का उत्पादन होता है। इस तरह से भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, जो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर है। यह क्या है, जिसमें रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर है। बस आंसर हो जाएगा। फिर लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत लिख के डैश देना है। तो पहला पॉइंट लिखना है क नंबर कि वायु ऊर्जा, क्या पहला क्या लिखना है, वायु ऊर्जा लिख के डैश दीजिएगा। उसका लिखना है कि वायु ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि वायु से कोई 20,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। इस समय वायु से प्राप्त कोई 900 मेगावाट बिजली शक्ति ग्रिड में जोड़ी जा सकती है। फिर बोला कि वायु ऊर्जा का उपयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में किया जाता है। बिल्कुल सटीक आंसर है। खान पॉइंट लिखना है कि ज्वारीय ऊर्जा, क्या लिखना है, ज्वारीय ऊर्जा लिख डैश दीजिएगा। लिखना है कि ज्वारीय ऊर्जा का विकास करने के लिए कच्छ और कैम्बे की खाड़ियाँ अधिक उपयुक्त है। किसका उपयोग है, कच्छ और कैम्बे का अधिक उपयोग है, याद रखना। ग नंबर क्या हो जाएगा, वायु गैस, क्या होगा, वायु गैस लिख देना है, वायु गैस लिख देना है। तो लिखना है बायोगैस, क्या लिखना है, बायोगैस या प्राकृतिक व्यर्थ है ना कि सामग्री के विभिन्न साधनों जैसे बंजर भूमि से आधे प्राप्त लकड़ी, नगरों के कूड़े करवट, पशु के गोबर, मनुष्य के मल मूत्र की, गन्ने की खोई आदि से भी बिजली पैदा की जाती है। फिर लिखना है खेती के कूड़े करवट जैसे धान के छिलके और गन्ने की खोई से भी बिजली पैदा की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट यहाँ पर बैक हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं। घर में लिखना है सौर ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरज का ऊर्जा, सूर्य से भी बिजली का बहुत बड़ा और अच्छा भंडार प्राप्त होता है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न की अपार क्षमता है और यह ऊर्जा का सार्वलौकिक स्रोत है। सौर चूल्हे इसी ऊर्जा से कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्य आकार के दौरान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना पकाने, पानी गर्म करने, फिर लिखना फसलें सुखाने के लिए किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अंगन में लिखना है जयोथर्मल ऊर्जा, क्या जयोथर्मल ऊर्जा लिखकर देना है। इसको लिखना है कि हिमाचल प्रदेश में वही तो गर्म पानी के चश्मों से पैदा की जाती है। इसका प्रयोग ठंडे भंडार केंद्रों में किया जाता है। लिख लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बेल्जियम की समाज के जातीय बनावट का वर्णन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा, याद कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों में से कोई एकदम अनिवार्य ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, मेरा 100% गारंटी ये क्वेश्चन आएगा एक में, है ना, कि बेल्जियम की समाज की जातीय बनावट का वर्णन करें। या तो फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है श्रीलंका के समाज के। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स, 2 में कोई एक आएगा जरूर, 100% गारंटी मेरा है। जाकर देख लीजिएगा 12 फरवरी को आएगा कि नहीं। चलो यहाँ पर देवा है कि बेल्जियम की समाज की जातीय बनावट का वर्णन करें, तो क्या करना है, वर्णन करना। देखो पहला क्वेश्चन, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी क्या है, हरियाणा से भी आधी है। किसकी आबादी, इसकी हरियाणा से भी आधी है ना। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 1 करोड़, क्या है, लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है। यहाँ मुख्यतः 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोग, यहाँ पर कितना था, 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं। कौन कौन, डच, फ्रेंच और जर्मन। कौन कौन भाषा बोलता है, डच, फ्रेंच और जर्मन। इसमें 59% लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। 59% लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और 40% क्या भाषा, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% जो लोग हैं जर्मन भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें 59% लोग
डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बोलना है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा, देखो ब्रुसेल्स है उसकी राजधानी, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितना परसेंट लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं? तो 80%। कितना बोलते हैं? 80% भाषा बोलते हैं, जबकि 20% क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलती है। इसे छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादातर समृद्ध और ताकतवर हैं। उनकी इस स्थिति के कारण डच भाषी लोगों की नाज गई है ना, क्या बोला कि नारा जगी। एक मिनट यहाँ पर क्या लिखा है? नारा जगी थी, है ना। क्या था देखो यहाँ पर, एक मिनट यहाँ से देखो क्या पर, यहाँ उनकी इस स्थिति के कारण, देखो उनकी जो है इस स्थिति के कारण डच भाषी लोगों की क्या थी? एक नारा, क्या थी? नारा जगी थी। क्या नारा जगी थी? देखते हैं। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा 100%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है ना श्रीलंका वाला, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित श्रीलंका एक द्वीप देश है। कैसा देश है? एक द्वीप देश है। श्रीलंका एक द्वीप देश है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका में 2 जातीय समूह के लोग रहते हैं। कौन? पहला लिखना है सिंहली और दूसरा में तमिल। फिर बोला श्रीलंका की आबादी का 74% जो है वो सिंहली भाषा बोलता है, 18% जो बोलते हैं तमिल भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 18% तमिल भाषा बोलते हैं। अधिकतर सिंहली लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जो पूछेगा श्रीलंका में कौन सा ऐसा धर्म है जो बहुत ज़्यादा मानते हैं? बौद्ध धर्म, है ना। जबकि तमिलों में कुछ हिंदू कुछ मुसलमान हैं। अल्पसंख्यक तमिल देश के उत्तर पूर्वी भागों में रहते हैं और बाकी देश के हिस्सों में बहुसंख्यक सिंहली निवास करते हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का 7% हिस्सा है ना, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, देखो नेक्स्ट में क्या दिया? जातिवाद के दुष्प्रभाव। देखो जातिवाद के क्या क्या प्रभाव है उसको लिखना है। चलो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के दुष्प्रभाव, लिख डैश देना है, उसका लिखना है। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्या सबसे बड़ी बाधा है? फिर लिखेंगे सामाजिक असमानता तब हावी हो जाती है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चलो आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है कि जातिवाद से समाज में उच्च नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण निम्न जाति उच्च जाति, देखो जिसके कारण क्या होता है? निम्न जाति उच्च जाति द्वारा उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो जाती है। तीसरा पॉइंट लिख देना है कि जातिवाद के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उनमें बढ़ जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर खतरा है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलो इसको देखते हैं कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इसको लिखना है आंसर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को प्रभावित करते हैं। लिखना है पॉइंट नंबर 1। पहला में क्या लिखना है कि जनता के मसले उठाकर, क्या होता है? जनता के मसले उठाकर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दबाव समूहों और आंदोलन अपने लक्ष्य तक गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करना जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया और प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दें। चलो आगे देखना है। तो पॉइंट नंबर 2 में कि सरकारी कामकाज में भाग लेकर, क्या होता है? लिखना है कि ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी
संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी अक्सर ऐसी व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मार्गों की तरफ ध्यान देने के लिए वायद हो। फिर लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है कि राजनीतिक दलों पर प्रभाव क्या होता है। तो लिखना दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते हैं। फिर चौथा पॉइंट लिखना है कि राजनीतिक दलों की एक शाखा कुछ मामलों में बदलाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दलों की एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबंधता राजनीतिक दलों से है। किसके से? राजनीतिक दल से है। ऐसे दबाव समूहों के अधिकतर नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट लिखना है 5वें पॉइंट में नए दल उसको लिखना है कि कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। क्या राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं? उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई थी तो क्या हुआ? इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया, है ना। इस तरह से हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत दलीय पद्धति की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पर लिख देखो, इसका आंसर क्या होगा, लिखता है इस तरह से। क्या लिखना है? उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय दलीय पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या निम्नलिखित है विशेषताएं? तो इसका आंसर लिखना है पॉइंट नंबर 1। क्या लिखना है पॉइंट नंबर 1 में? चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में लिखना है। क्या लिखना है? बहुदलीय प्रणाली। लिखना है भारत में बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था है। क्या लिखना? 2017 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 7 हो गई, है ना। फिर राष्ट्रीय दलों के अलावा कई अन्य राज्य स्तर और क्षेत्रीय दल भी है, जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, है ना। फिर लिखे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र में शिवसेना इत्यादि, है ना। अब आगे लिखना है दूसरा पॉइंट में कि एक पार्टी के प्रभुत्व का अंत। एक दलीय प्रभुत्व की अध्यक्षता लोकतंत्र विरोधी होती है, क्योंकि एक दल की अध्यक्षता के कारण दूसरे दल के विकसित नहीं हो सकते हैं। अतः बहुदलीय पद्धति से एक दल के प्रभुत्व का अंत हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक दल चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसी कारण ना। चलो अब लिखना तीसरा पॉइंट क्या लिख देना है कि प्रमुख और ताकतवर विपक्षी दल। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्ता पक्ष या सरकार। संसदीय सरकार में संगठित विपक्षी पार्टी का होना बहुत जरूरी है, ताकि विपक्ष सत्ताधारी दल को अनुचित काम करने से रोक सके और उसे कुशलतापूर्वक और जिम्मेदारी से काम करने के लिए मजबूर कर सके। फिर चौथा पर लिखना है कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण। क्या होता है इसमें? न कोई भी संगठन तब तक राजनीतिक दल नहीं बन सकते जब तक कि वे चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत न हो। पंजीकृत के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग को एक याचिका प्रस्तुत करनी होती है। जैसी याचिका पर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें पार्टी का नाम, पदाधिकारी का नाम, संसद और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या आदि शामिल करना होता है। ऐसे दल पंजीकरण हो सकता है जिन्होंने अपने संविधान में स्पष्ट रूप से कहा है। फिर लिखना अगला पॉइंट में लिखना है, कहा है कि वे देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए एक संकल्प की घोषणा करना जरूरी है।
अब अगला पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन मेरे दोस्त, देखो क्वेश्चन जो हल्का लॉन्ग हुआ लेकिन आपको समझ के आंसर लिखना है मेरे दोस्त। तो तुम पढ़ाई में ध्यान दे दो, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा मेरे दोस्त, तुम पूरा अच्छा से पढ़ाई में लगन से पढ़ो, क्योंकि देखो एग्जाम जो रिजल्ट जो बन जाएगा तो आपको तेरा माँ पिताजी का नाम होगा, आप लोग का तो नाम आएगा लेकिन उसके साथ में माँ पिताजी का नाम, गाँव का नाम रोशन हो जाएगा कि ये बच्चा यहाँ का टॉपर किया है। इसलिए पढ़ाई में ऐसा करो कि एकदम ज़्यादा दिन तो पढ़ना नहीं, 1 महीना सिर्फ पढ़ लो अच्छा से, 10 दिन तो बचा हुआ सोशल साइंस का, तुम पूरा रगड़ के पढ़ो, एकदम खेलना खुलना बंद कर दो, अभी ना पूरा पढ़ाई में फोकस करो, कम खेलो, पूरा पढ़ाई में ज़्यादा भी फोकस दो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकतंत्र के कितने प्रकार है, वर्णन करें, है ना। लोकतंत्र के कितने प्रकार होता है उसको वर्णन करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा क्या होगा अप्रत्यक्ष, है ना। तो लिखना है दोनों बार के बारे में वर्णन कर देना है, तो समझ जाएगा। तो लिखना प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्या लिखना प्रत्यक्ष लोकतंत्र लेकर डैश देना कि भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है शासन की प्रक्रिया में भाग लेता है, अर्थात मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है, जैसे लोकतंत्र और विधानसभा का चुनाव, है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, अगला लिखना है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें जनता निर्वाचन की प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अर्थात अपने प्रतिनिधि के माध्यम में चुनाव में भाग लेती है और अपने प्रतिनिधि को चुनाव करती है, चुनाव चुनती है, जिसे राष्ट्रपति का चुनाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र के समझ कौन कौन सी चुनौतियां है उसको लिखना, लोकतंत्र की समझ में क्या क्या चुनौतियां आता है उसको लिखना है ना। लोकतंत्र के समझ चुनौतियां, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें जो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है निरक्षरता, है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है, अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता। यह समस्या देश के साथ आज़ादी के समय से है, कब, देश की आज़ादी के समय से है। कौन सा चुनौतियाँ, निरक्षरता वाला चुनौती, है ना, ये वाला निरक्षरता वाला। फिर दूसरा में क्या लिखना है, गरीबी, दूसरा में क्या लिखना है, गरीबी, बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी और गरीबी की खाई कम से कम हो, कम से कम हो। फिर बोला सांप्रदायिकता, है ना, लिखना सांप्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों को साधने के कारण लोकतंत्र की परवाह नहीं करते, धार्मिक समुदाय के रूप में बढ़ जाते हैं। चौथा पर लिखना है जातिवाद, तो लिखना है जातिवाद में क्या लिखना, अनादि काल से भारत में जातिगत व्यवस्था रही है। जातिवाद के कारण तो समाज के लोग खुद को एक दूसरे से अलग मानते हैं और लोकतंत्र सशक्त नहीं हो पाता है। ये हो जाएगा चुनौतियाँ, 4 चुनौतियाँ लिख दें, इसको भी लिख लेना है, इसको भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नवीकरणीय संसाधन तथा गैर नवीकरणीय संसाधन से क्या समझते हैं उसको लिखना है, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय अंतर लिखना, सिंपल सा उत्तर है। लेकिन नवीकरण लिख डैश देना, नवीकरणीय संसाधन लिख डैश दीजिएगा, उसको लिखना है कि भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। फसल और पौधे की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी एक इन साधनों का उचित उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। फिर लिखना क्या लिखना है, गैर नवीकरणीय संसाधन, है ना। तो लिखना है गैर नवीकरणीय साधन वह है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद क्या समाप्त हो जाता है। इन संसाधनों को क्या बोलते हैं, इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, इनकी पुनःपूर्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि कोयले का अति उपयोग करने से यह जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। कोयले के पुनर्चक्रण के लिए बहुत वर्षों का समय लग जाता है। याद रखना मेरे दोस्त। देखो, नवीकरण मतलब जिसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, और अनवीकरण मतलब हो गया जिसका बार बार उपयोग नहीं करते हैं, कुछ वर्षों करते हैं तो समाप्त हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया कि मौसमी बेरोजगारी एवं छिपी हुई बेरोजगारी में अंतर लिखिए। क्या लिखना है, मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना। तो लिखना है मौसमी बेरोजगारी का डैश देना है, उसका पहला पॉइंट लिखना है कि जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है कि कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से सूझते हैं।
फिर बोल रहा है यहाँ पर तीसरा में कि जब कृषि कार्य होता है जैसे कि बुआई कटाई के समय काम मिलता है, बाकी समय का काम नहीं पाता है, उसी को बोलते हैं लोग मौसमी बेरोजगारी। क्या बोलते हैं इसको? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आपने सुन क्या लिखना है? छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत लिखना है ना। तो इसका पहला पॉइंट लिखना है कि किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ 8 लोगों काम कर रहे होते हैं, उसी को बोलते। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी काम को करने के लिए कितना व्यक्ति की आवश्यकता है? 5 को, है ना। फिर बोला कि लेकिन वहाँ 8 लोग काम करते हैं, जो 3 लोग अतिरिक्त है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। इसमें दूसरा पॉइंट लिखना है कि अतिरिक्त श्रमिकों के काम ना करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा में लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण भी सभी लोग अपने खेतों पर काम करते हैं। बहुत सही, ये लिख देना है। अब लिखना है मेरे दोस्त, इसकी क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखो, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एकल बाजार बन जाता है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर क में लिखना है कि इस प्रक्रिया में हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से वर्ष पर निर्भर हो जाते हैं। अब लिखना है नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। आप लोग ख लिख सकते हैं, और जो लिखना है ब लिख दिए तो आप लोग ख भी लिख सकते हैं। देश के बाहर के उत्पादक भारत में अपने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि हम भी अन्य देशों में अपने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि श्रमिक भी एक देश से दूसरे देश तक आवागमन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह, है ना। फिर लिखना है टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह कर सकते हैं। फिर लिखना विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति के बनने के बाद भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, अभी देखते हैं क्या दिया हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है शायद, हाँ अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्त, इस तरह से आपको वीडियो क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, 12 जनवरी तक, 12 फरवरी तक, है ना। 12 फरवरी तक आप लोग को टेंशन नहीं लेना है सोशल साइंस का, हम कराएंगे तैयारी, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। एग्जाम देने से पहले टेंशन कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग वीडियो को अंत तक देखना है। सभी वीडियो को एकदम जितना सा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। जितना सा वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो 49 में क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर लिखना है कि वैश्वीकरण एवं उदासीकरण देश के इस युग में उपभोक्ता जागरूकता की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उत्पादन की होड़ में वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा एवं मूल्य से संबंधित दोष उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ रहा है। कहाँ पर पड़ रहा है? उपभोक्ता पर पड़ रहा है। तो पहला पॉइंट लिखना है कि उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियत एवं विनियम का निर्माण काफ़ी नहीं है ना। इन नियमों के प्रति उपभोक्ता का जागरूक होना रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसकी सुरक्षा हो सकती है ना। देखते हैं। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? उपभोक्ता जागरूकता से उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण पर लगाम लाई जा सकती है। माप तोल में गड़बड़ी, गलत सामना या गलत सूचना देकर सामान बेचने पर उपभोक्ता अपने यथोचित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 3 में लिख देना है कि उपभोक्ताओं के जागरूक होने से उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा विक्रेताओं के अनैतिक एवं अनुचित व्यवस्था पर रोक लगेगी। फिर चौथा पॉइंट लिखना है कि उपभोक्ता जागरूक होने से वह गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं उचित मूल्य पर क्रय कर सकता है। पांचवा पॉइंट लिखना है कि जागरूकता ही बचाव का उपाय है। इसी प्रकार से उपभोक्ता जागरूक होकर अपने जीवन शैली को सुधार सकता है। इसलिए उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है मेरे दोस्त। तो चलो, वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मेरे दोस्त। लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग, बहुत था कर तैयारी क्वेश्चन आंसर लाएंगे। चलो, लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।
इस वीडियो में लाएंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर सोशल साइंस का भी लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए। इस बार आपकी बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपकी बार जो वीडियो आने वाला है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एक साथ बताएंगे। बहुत धाकर तैयारी से, थोड़ा वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा तो याद कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्ट लाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा का ऑब्जेक्टिव लाएंगे ना सब्जेक्टिव लाएंगे। चलो मेरे वीडियो का समाप्त यहीं पर करते हैं। वंदे मातरम लोग दोस्तों, थैंक यू।